नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया जाएगा। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, n = 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो nवीं कक्षा में ऊर्जा होती है वो En = -13.6/n² होता है। तो यदि हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये क्या होगा, -13.6/3 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 4 13 45 हुआ, 9 पचे 45, 1 46, फिर 9 एकम 9, फिर इसी तरह से आगे चलता जाएगा। लेकिन ये 2 डिजिट तक -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी एनर्जी होगी तीसरे ऊर्जा स्तर में, जैसा कि यहाँ पे n = 3 में पूछा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से यदि हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 12वां, तो हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो पहले हम ये जान लें कि द्वितीयक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो देखिए उसकी जो एनर्जी होगी E2, द्वितीय कक्षा में जो E2 होगा वो -13.6/2 का स्क्वायर, यानी 13.6 में यदि हम 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा -4 × 12 और 4 चौके 16, ये आ जाएगा 3.4। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। अब इसका आयनीकरण विभव दिया हुआ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को हमको n = इनफाइनाइट में भेजना है। तो n = इनफाइनाइट पे जो टोटल एनर्जी होती है वो E∞ = 0 होती है। अब इसके डिफरेंस के बराबर जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहेगी तब वो जा करके वहाँ n = इनफाइनाइट में पहुँच पाएगा। तो अगर जो यहाँ से देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, n = इनफाइनाइट रखेंगे तो 0, तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी E = वो हो जाएगी E∞ - E2, तो घटाएंगे तो ये इनफाइनाइट के लिए 0 होगा, -3.4, तो ये आ जाएगा प्लस में 3.4। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अब अगर जो 13वें क्वेश्चन को देखें, 13वां क्वेश्चन दिया, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में किसमें ऊर्जा परिवर्तन अधिकतम होगा। तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एनर्जी लेवल से और इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो En होता है, अभी हमने लिखा भी था, En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी nवीं कक्षा में जो टोटल एनर्जी होगी वो -13.6/n² होगी। अब यहाँ से सवाल उठ रहा है कि किस ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा परिवर्तन होगा। अब इसको यदि हम एनर्जी डायग्राम से समझे तो एनर्जी डायग्राम में देखिए क्या है, ये मान लीजिए n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है, n = 5 है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं
इनके बीच का सेपरेशन घटता जाता है। सेपरेशन घटता जाता है कि मतलब उनके बीच एनर्जी जो डिफरेंस होता है दो लेयर्स, दो ऊर्जा स्तरों के बीच में, वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो यहाँ से अगर जो हम फॉर्मूले से देखें या फिर इस डायग्राम से देखें, तो पहले हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं। कह रहा है कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जा रहा है, तो 2 से 1 में आ रहा है, फिर 3 से 2 में आ रहा है, फिर 4 से 3 में आ रहा है, फिर 5 से 4 में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा वो इस लेयर और इस लेयर के बीच में आएगा। इनके बीच का सेपरेशन आप देख रहे हैं ज़्यादा है, यानी उनके बीच ऊर्जा का जो परिवर्तन होगा वो अधिकतम होगा। अब इसको हम फार्मूले की सहायता से समझते हैं। फार्मूले की सहायता से समझे तो अगर जो हम E1 की एनर्जी निकालें तो E1 में जो टोटल एनर्जी होगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, n इक्वल टू 1 रखने पर। इसी तरह से E2 का देखें तो E2 का जो डिफरेंस एनर्जी आएगा वो -13.6 अपान 2 का स्क्वायर यानी 4। अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो यह आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनके बीच अगर जो हम डिफरेंस देखें, एनर्जी का डिफरेंस, तो क्या आएगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा डेल्टा ई वो आएगा -3.4 -13.6। तो ये जो एनर्जी गैप आएगा वो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी डेल्टा ई इक्वल टू आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर जो यही चीज़ दूसरे के लिए देखा जाए तो ये जो सेपरेशन इनके बीच का देख रहे हैं कि हम घट रहा है, उसी तरह से एनर्जी भी घटेगा। अब ये हम जो बी वाला ऑप्शन दिया है उसके लिए देखें तो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जा रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, ये डेल्टा ई जो होगा वो E3 माइनस E2 होगा। अब अगर जो फॉर्मूले में इसको रख करके हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये -13.6 अपान 3 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपान 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में जो इसकी वैल्यू आती है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इसी तरह से यदि हम तीसरे के लिए देखें 4 से 3 के लिए, तो वो एनर्जी जो डिफरेंस आता है वो और भी कम हो जाता है, दशमलव में चला जाता है। फिर इसके बाद इसी तरह से चौथे के लिए n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में देखें तब भी उसकी वैल्यू इससे घट जाएगी। यानी कहने का मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो परिवर्तन हो रहा है एनर्जी में वो 2 से 1 के केस में हो रहा है, जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी। तो 14वां क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में किसमें निम्नतम आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जित होगा। तो इसको समझने के लिए हम यदि ऊर्जा स्तर की सहायता से समझे तो और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से अगर जो हम ऊर्जा स्तर बताएं तो ये एक ऊर्जा स्तर हो गया, इसी तरह से ये दूसरा ऊर्जा स्तर हो गया n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3 हो गया, फिर n इक्वल टू ये 4 हो गया, इसी तरह से n इक्वल टू 5 ये हो गया। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब ट्रांजिशन को अगर जो हम दिखाएं तो पहले ट्रांजिशन किससे किस में हो रहा है, 2 से 1 में हो रहा है, तो ये 2 है, 2 से 1 में हो रहा है। फिर 4 से 2 में हो रहा है, तो ये 4 है, 4 से 2 में हो रहा है। फिर 4 से 3 में हो रहा है, फिर 3 से 1 में हो रहा है, 3 से 1 में हो रहा है। अब यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि किसमें निम्नतम आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जित होगा। तो जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस
न्यूनतम होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यूनतम होगी, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल टू एच सी या एच न्यू होता है, एच सी अपन लेमडा या एच न्यू होता है। तो जहाँ पे E अधिक होगा वहाँ न्यू भी अधिक होगा, जहाँ E कम होगा वहाँ न्यू कम होगा। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम सबसे कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि 4 से जब 3 में आ रही है तो उसमें, और 4 से जब 2 में आ रही है तो इन दोनों में 4 से 3 वाला सबसे कम एनर्जी गैप होगा। फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 3 से 1 में आ रही है तो यहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं या फिर फॉर्मूले से समझ सकते हैं। फॉर्मूले में हम ये फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा के लिए 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए है। तो जहाँ पे 1 बाई लेमडा न्यूनतम होगा वहाँ पे न्यू भी न्यूनतम होगी, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू जहाँ न्यूनतम होगी वहाँ पे सी की वैल्यू न्यूनतम हो जाएगी, न्यू की वैल्यू न्यूनतम होगी। चूँकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, इसलिए जहाँ पे 1 बाई लेमडा अधिक होगा वहाँ पे न्यू अधिक होगा, जहाँ 1 बाई लेमडा कम होगा वहाँ न्यू कम होगा। तो इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं कि 1 बाई लेमडा की वैल्यू कहाँ पे न्यूनतम है। तो हम देखेंगे कि 4 से 3 में जो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ये सी वाला ऑप्शन, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी उत्सर्जित फोटॉन की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में ऊर्जा En इक्वल टू -13.6 अपान n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि प्रथम कक्षा में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी E इक्वल टू या E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और E2 निकालेंगे तो क्या होगा, E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही हमको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वो प्रथम से दूसरी कक्षा में जा पाएगा। तो अब देखिए, अगर जो हम E निकालें तो E इक्वल टू E2 माइनस E1 होगा। तो E2 की वैल्यू 3.4, ये माइनस में है, और ये -13.6 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया हाइड्रोजन परमाणु एक्सरे किरणें उत्सर्जित नहीं करता है क्योंकि। पहला ऑप्शन दिया इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। दूसरा दिया है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। फिर अगला दिया हुआ इसमें ऊर्जा स्तर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में यदि हम स्टडी किए हैं तो हम जानते हैं कि इसमें जो एनर्जी लेवल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत क्लोज्ड होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, पास पास होने के कारण ही एक्स किरणें वहाँ से उत्सर्जित नहीं हो पाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है। परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो हमको पता है कि आयनित तब हो सकता है जब वो n इक्वल टू इनफाइनाइट में पहुंच जाए। अब इसमें हम चूँकि जानते हैं कि
जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा होती है वो E इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इसकी आयनन ऊर्जा है, यानी कम से कम आयनित होने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। अब इसको एनर्जी दी जा रही है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ई की वो कितनी होगी 16 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो मान आएगा घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी हमने चर्चा किया। 19वां क्वेश्चन दिया है उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो हम जानते हैं कि जब परमाणु n इक्वल टू 1 के अलावा किसी भी एनर्जी लेवल में रहेगा तब उसको उत्तेजित कहा जाएगा। तो यानी उत्तेजित होने के लिए n इक्वल टू 2 सबसे पहला लेयर है, पहला स्तर है। अब अगर जो n इक्वल टू 2 में हम इसकी एनर्जी देखें तो E2 इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में चर्चा भी किया। अब अगर जो परमाणु को आयनित करना है तो कम से कम E2 के बराबर प्लस में एनर्जी होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट में भेजने के लिए, यानी E इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है, तो इनफाइनाइट में भेजने के लिए इसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी डिफरेंस E इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E2 होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर जो देखा जाए तो E2 और E इनफाइनाइट का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से देखें तो आ जाएगा 0 माइनस 3.4, यानी ये आ गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है तो ये 2 से इनफाइनाइट में जाने के लिए है। यदि यह n इक्वल टू 3 में होता तो जो एनर्जी आता, एनर्जी डिफरेंस, वो और भी कम होता, क्योंकि n इक्वल टू 3 में अगर जो भी मान निकालेंगे तो वो उसकी वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही आएगी। तो जब एनर्जी डिफरेंस देखेंगे इनफाइनाइट माइनस E3 का तो वो 3.4 से कम ही आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी होगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हो अथवा उससे कम हो। अब लास्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमने जब थियरी पढ़ा रखा था तो उसमें बताया था कि जो लाइमन सीरीज होती है वो परावैंगनी भाग में मिलती है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।